कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो बारिश में कहीं जा रहे होते हैं। वे तेजी से चलते हुए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। हमें पता चलता है कि वे दोनों आज यहां अपनी जान देने आए हैं। लड़की लड़के से कहती है, चलो एक साथ चलते हैं। हमारा मुख्य किरदार, जिसका नाम डोजा है, वह भी कहता है हाँ। इसके बाद वे दोनों अपने हाथों पर एक लाल धागा बांध लेते हैं। डोजा अब लड़की से कहता है, हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, जिस पर लड़की भी कहती है हाँ। तभी हम देखते हैं कि वहां एक ट्रक आता है जो उन्हें टक्कर मार देता है। हमें पता चलता है कि इस दिन डोजा और उसकी प्रेमिका इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगले सीन में डोजा को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि वह एक अजीब सी जगह पर आ गया है। उसे लगने लगता है कि वह मर चुका है और यह जगह काफी अजीब होती है। तभी वहां एनेट आती है और उसे कहती है, तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है, एडवेंचरर। वह बताती है कि जो लोग इस दुनिया में आते हैं वह उन लोगों को गाइड करती है और उसका नाम एनेट है। वह अब डोजा को बताती है कि यह एक दूसरी दुनिया है और उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया है। इस जगह का नाम जोबर्ग है। इस दुनिया में अंधेरा है, इसलिए तुम्हें दूसरी दुनिया से एक हीरो के तौर पर बुलाया गया है ताकि तुम यहाँ रोशनी ला सको। यह सुनकर डोजा कहता है कि मैं तो अपनी प्रेमिका के साथ मरने वाला था और मैं फेल हो गया और इस अजीब सी दुनिया में आ गया। जिस पर एनेट कहती है हाँ। डोजा कहता है, मुझे अब खुद पर शर्म आ रही है। तभी एनेट उससे कह रही होती है कि तुम्हारा मिशन है। तभी अचानक से वह देखती है कि डोजा काफी सारी मरने वाली गोलियां खा लेता है। यह देखकर वह डर जाती है और जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करके डोजा को ठीक कर देती है। डोजा उससे कहता है, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे परेशान कर रही हो, इसलिए मुझे ठीक करना बंद करो। तो एनेट उससे कहने लगा, तुम क्या कर रहे हो? खड़े हो, क्योंकि तुम हीरो बनोगे और तुम्हें दुनिया को बचाना है, यही तुम्हारा महान मिशन है। तो डोजा अब उन्हीं गोलियों को खाने लगता है और कहता है, मुझे किसी भी मिशन के बारे में फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं मर सकूं। तो एनेट कह रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस दुनिया ने चुना है। जिस पर डोजा कहता है, लेकिन तुमसे किसने कहा था मुझे चुनने के लिए? तो एनेट अब उसे बताती है कि क्या तुम्हें कोई ट्रक नहीं दिखा था? डोजा को याद आता है कि यहां आने से पहले उसे एक ट्रक दिखा था। एनेट उसे इसके बारे में बताती है कि वह जो ट्रक था वह अदर वर्ल्ड सिलेक्शन ट्रक था, क्योंकि दूसरी दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते हैं, तो उन्हें ये जो ट्रक होता है वह टक्कर मारता है और इस दुनिया में भेज देता है और उन्हें मौका मिलता है यहाँ अपनी जिंदगी को खुशी से जीने का। हमारे पास वर्ल्ड ट्रांसफर सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं, और अगर वह ट्रक दिखा, इसका मतलब तुम अपनी पुरानी जिंदगी में खुश नहीं थे और तुम्हें अब इतना बड़ा मौका मिला है। तुमने अपनी पिछली जिंदगी को छोड़ दिया है और तुम अभी इस दुनिया में आए हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यह सुनकर डोजा अब उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। हम डबल सुसाइड करने वाले थे, जो कि हमारा सबसे खुशी वाला पल होता, पर तुम्हारे उस स्टाफ ने दखलंदाजी देकर सब कुछ बिगाड़ दिया। आखिर तुम होते कौन हो यह डिसाइड करने के लिए कि कोई खुश होगा या फिर नहीं? यह सुनकर एनेट अब सोचने लगती है कि यह कैसा अजीब सा इंसान है। इसे तो खुश होना चाहिए कि यह बच गया, पर चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यह इंसान अपनी ताकत के बारे में देखेगा और अपने स्टेटस को देखेगा तो इसका दिमाग अपने आप ही बदल जाएगा, क्योंकि जो इंसान दूसरी दुनिया से आते हैं उनके पास कोई ना कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती ही हैं। एनेट अब डोजा के स्टेटस चेक करती है और देखती है कि उसकी एचपी तो सिर्फ 1 है और एनेट के ठीक करने के बाद भी वह जहर से भरा है और वह मरने वाला है। एनेट अब कहती है कि यह तो काफी कमजोर है, यह तो नामुमकिन है, कहीं इसके पीछे कोई कारण तो नहीं होगा? क्या इसके पास कोई स्पेशल स्किल है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? वह चेक करती है और देखती है कि डोजा के पास कोई और स्किल्स नहीं है और न ही उसके स्टेटस अच्छे हैं। यह देखकर वह काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि यह तो नामुमकिन है, इतना कमजोर अदर वर्ल्डर मैंने कभी नहीं देखा। तभी डोजा खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैं अब जा रहा हूं। तो एनेट अब उसके हाथ को पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि माफ कर दो, तुम सही थे, शायद से गलती से इस दुनिया में तुम आ गए हो, क्योंकि नहीं तुम्हारे पास इस दुनिया में रहने की काबिलियत है और नहीं तुम इस दुनिया में रहने के लिए सही हो। यह सुनकर डोजा कहता है, हाँ मुझे पता था मेरी ऐसी जिंदगी होगी, लगता है कि जिस दुनिया में भी मैं चला जाऊं मैं एक फेलियर ही रहूंगा। तो एनेट अब उसे कहती है, हाँ माफ कर दो, यह हमारी दुनिया की गलती है, पर फिर भी थोड़े समय के लिए यहीं पर रुको, क्योंकि अभी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम जैसे ही बाहर जाओगे मॉन्स्टर्स तुम्हें मार देंगे। तो डोजा ऐसा कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही मरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूं। ऐसा बोलने के बाद अब डोजा वहां से जाने लगता है। यह देखकर एनेट अब सोचने लगती है कि यह बंदा तो कितना ज्यादा अलग है।
वह अब कहने लगती है कि मुझे अपने आप पर काफ़ी गर्व महसूस होता था जब मैं दूसरी दुनिया के लोगों को गाइड करती थी। जब भी कोई दूसरी दुनिया से आता था वह उसका काफ़ी ज़्यादा वेलकम करती थी और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होती थी। पर जैसे जैसे हीरोज़ आने लगे वह धीरे धीरे करके अब काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगी थी। उसके लिए चीजें और ज्यादा कभी एक्साइटिंग रही नहीं, क्योंकि उसने हीरोज की इतनी तारीफ तो कर दी थी। पर अभी जो डाज उसके सामने है वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद अब वो उसे रोकती है और अब वो कहती है कि जाने से पहले कम से कम अपना प्रोफेशन तो ले जाओ। तो अब डाज कहता है कि मैं जन्म से ही एक राइटर हूं, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गुड बाय खूबसूरत लड़की ऐसा बोलने के बाद अब डाज है वहां से चला जाता है। वहीं पर हमें पता चलता है कि प्रिस्ट एसो अब डाई को पसंद करने लगी है। वो अब कहती है कि मैं वेट कर रही थी ऐसे किसी पर्सन के आने का। अगले सीन में अब डाई को दिखाया जाता है जो कि अब बाहर आ जाता है। वो अब एक बोर्ड पर देखता है, पर अब उसे वहां पर कोई भी लिखावट समझ ही नहीं आ रही होती है। तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है जो कहती है, लेमा ग्रेट प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न डिस्कवर्ड 5 एक्सपीरियंस गेन। ये सुनकर डा जैब कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मेरे दिमाग में बोलना बंद करो। वह आवाज अब उसे कहने लगती है कि तुम्हारा एडवेंचर लेवल इंक्रीज होकर 2 हो गया है, जो देखकर डाज कहते हैं कि क्या मैं मरने वाला हूं। तभी अचानक से अब उसे एक चिल्लाने की आवाज आती है और अब आवाज एक कैट गर्ल की होती है। उस लड़की को एक डेथ ड्री ने पकड़ के रखा हुआ है। वो लड़की जैसे ही ढाई को देखती है वो उसे कहती है कि तुम एक एडवेंचरर हो ना, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वहीं अब डाज सोचता है कि आज तुम्हें काफी अजीब कान वाले लोगों से मिल रहा हूं, पर कहना तो पड़ेगा, मरती हुई लड़कियां काफी खूबसूरत लगती हैं। वह अब उस लड़की से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक नोवेल लिख सकता हूं। तो वो लड़की अब गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, चुपचाप से मुझे बचाओ। तो डाज अब कूदकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर अब वो उसे कहता है कि मैं तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूं। तो वो लड़की अब उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पेल वगैरह नहीं है क्या। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ट्री अब डाज को ही पकड़ लेता है और अब डाज को सांस नहीं आ रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़की अब्बू उसे कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो यूजलेस हो। तो डाज अब उसे कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर लगता है कि अब हम दोनों काफी जल्द मरने वाले हैं। तो वो लड़की कहती है कि ऐसा तुम्हारी वजह से है। वो बताती है कि इस ट्री के पास सेक्शन स्किल है, जिन लोगों को ये पकड़ लेता है ये ट्री उनकी लाइफ फोर्स को खींच लेता है और थोड़ी देर में हम लोग मर जाएंगे। वो सुनकर डाज कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, जिस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसमें अच्छी बात क्या है। तो डाज कहता है कि तुम भी एक्साइटेड हो मरने के लिए, है ना। वह अब अचानक से कहता है कि मुझे अब काफी ज्यादा वीक फील हो रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि वो ट्री अब डाज है कि लाइफ फोर्स को खींचने लगता है, जिससे अब डाज है काफी एंजॉय कर रहा होता है, जो देखकर वो लड़की अब उसे कहती है कि तुम इतना इजीली गिव अप क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि डाज अब बोलना बंद कर देता है और अब वो एक तरीके से बेहोश हो जाता है। तभी अब अचानक से उस ट्री ने जहां से डाज को पकड़ रखा था वो जगह अब पॉइजन होने लगती है वहीं पर। अब वो लड़की भी सोचने लगती है कि आज तो वो मर गई। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वो जो जगह होती है जहां पर डाज को पकड़ा हुआ था, उस जगह से अब पॉइजन और पूरे पेड़ में फैल जाता है और वह पेड़ अब अचानक से टूट जाता है, जिसके वजह से वो लोग अब फ्री हो जाते हैं और अब वो नीचे गिर जाते हैं। वहीं वो लड़की देखती है कि ये पेड़ तो अब गायब होने लगा है। वहीं अब डाज कहता है कि मैं फिर से फेल हो गया मरने में। वो आवाज अब उससे कहती है कि एडवेंचर की पॉइजन की वू से पेड़ को 300 डैमेज हुआ और तुमने डेथ ट्री को हरा दिया। ये सुनकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि उस पेड़ ने इस आदमी के अंदर से लाइफ फोर्स के साथ साथ पॉइजन को भी खींच लिया, या फिर इस लड़के ने अपने पॉइजन को खुद निकाला। मैं वावास डाज को कह रही होती है कि तुम्हारा लेवल अब 3 हो गया है। इसके बाद वो लड़के अब उसे कहने लगती है कि तुम क्या हो, तुम एक्ट कर रहे थे कि तुम कमजोर हो, पर एक्चुअली में तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी अब डाज आराम से बैठकर सिगरेट जला देता है। वो अब कहता है कि ऐसा हमेशा होता है, मैं मरना चाहता था पर फिर भी मैं सरवाइव कर गया। अब तक मैंने 5 बार मरने का ट्राई किया है, पर कभी भी मैं मर नहीं पाता हूं। तो वो लड़की अब उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम डिप्रेस हो रहे हो, पर मैं काफी खुश हूं कि मैं मरी नहीं हूं। वैसे शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वैसे तुम्हें मेरे घर पर आना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया करूंगी। ऐसा बोलकर वो उसे उठने के लिए कहती है और पूछती है कि उसका नाम क्या है, जिस पर वो कहता है कि लोग मुझे सन से बुलाते हैं,
ये सुनकर अब वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। तभी डांच को अपने हाथ में वही लाल धागा दिखाई देता है और अब अचानक से अब उसे साचान की याद आ जाती है। डांच अब सोचने लगता है कि क्या साचान भी इस दुनिया में आई होगी। ये बातें सुनकर वो लड़के अब उसे कहने लगते हैं कि मेरा नाम सांचा नहीं है, मेरा नाम है वो। अपना नाम उसे बताने वाली होती है, पर डाज है अब उसे इग्नोर करता हुआ वहां से जाने लगता है। वहीं पर अब वो लड़की भी उसे काफी गुस्सा होती है और कहती है कि कम से कम मेरा नाम तो सुन के जाओ, पर डाज अभी भी नहीं सुन रहा होता है। तो वो लड़की अब उसका पीछा करने लगती है। तभी अब डाज कहते हैं कि इस दूसरी दुनिया में मुझे जीने का एक रीजन मिल गया है, और वो ये है कि साचान इस दुनिया में जहां कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ दूंगा और फिर हम लोग एक साथ मर जाएंगे। दूसरे तो अब वापस से उसी प्रीस को दिखाया जाता है जो कि घोड़े से प्रे कर रही होती है कि प्लीज उस एडवेंचर को प्रोटेक्ट करना और मुझे उस एडवेंचर यानी डाज से फिर से मिला देना। तभी अचानक से अब डाज है वहां पर आ जाता है, जो देखकर अब प्रेशियस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम वापस आ गए। वो अब उसके पास आने वाली होती है। तभी अचानक से वही कैट गर्ल वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर प्रिश काफी ज्यादा जेलस फील करती है और सोचती है कि आखिर ये लड़की कौन है। इसके बाद डाज प्रिश से कहता है कि मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है। ये सुनकर अब प्रीश अपने चेहरे को थोड़ा सा साफ कर लेती है और वह उसे कहती है हाँ पूछो तो डाज। अब उसे कहता है कि मैं सच्चान नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा हूं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? ये सुनकर प्रिसा बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और अब वो कहती है क्या ये एक और लड़की को ढूंढ रहा है? तो प्रेशियस को भी सालचान के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसके बाद अब डाज है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। डाज है अब थोड़ा सा दुखी होता है, तो वो कैट गलब उसे कहते हैं कि दुखी मत हो, तुम्हें वो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। वह अब डाज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो सबसे पहले तुम मेरे घर पर चलो, उसके बाद हम लोग कैसल टाउन ऑफ रथ में चलेंगे। वो अब डाज का हाथ पकड़कर उसे ले जाने वाली होती है, जो देखकर प्रेशियस काफी गुस्सा हो जाती है और अब वो उस लड़की के हाथ पे डंडा मारकर उसे कहती है कि इस तरीके से पब्लिक में हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तो वो लड़के अब उसे कहने लगते हैं कि तुम क्यों मार रही हो, दर्द हो रहा है, और वैसे तुम हमारे साथ क्यों आई हो? तो अब प्रिस्ट डाज को देखकर थोड़ी सी शर्मा जाती है। ये देखकर वो लड़की अब समझ जाती है और अब वो उस पृष्ठ से कहती है कि तुम सेंसे को पसंद करती हो ना। तो अब पृष्ठ भी थोड़ी से क्षमा आ जाती है। वह अब उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्लर्जी पर्सन हूं और दूसरी दुनिया से आए हुए इस कमजोर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या सेंसे दूसरी दुनिया से आए हैं? अब समझ आए कि ये इतना ताकतवर कैसे था, जिस पर प्रेशियस कहती है कि ये ताकतवर नहीं है, झूठ क्यों बोल रही हो? जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, सेंस ने एक ही हमले में उस डेथ ट्री को मारा और मेरी जान बचाई। ये सुनकर प्रीश शज बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि डाज ने इस लड़की की जान बचाई और अब वो लड़की डाज के काफी ज्यादा क्लोज है। प्रिज अब उस लड़की से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पर अब हम लोग डाई को देखते हैं, जो कि अब एक कॉफिन में आकर लेट जाता है। वो अब कहते हैं कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूं मुझे चक्कर से आ रहे हैं, पर यह जगह काफी कंफर्टेबल है, मैं इसी के अंदर सो रहा हूं। जब हम लोग टाउन में पहुंच जाए तो मुझे जगह देना। गुड नाइट एनेट और टामा। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मेरा नाम टामा नहीं है, मेरा नाम है। वो अपना नाम बताने वाली होती है, पर डाज है सुनता नहीं है, वो सीधा जाकर अंदर सो जाता है। ये देख एन अटा बसने लगती है और इस लड़की को चिढ़ाने लगती है और कहती है कि डाज ने मेरा नाम बिल्कुल सही लिया। ये सुनकर अब वो कैट गर्ल भी काफी गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में अब हम लोग उस पिस्टस को ही देखते हैं, जो कि अब रस्सी बांध के उस कॉफिन को खींचने लगती है। वो देखकर वो कैट गर्ल उसे कहती है कि तुम तो एक क्लर्जी पर्सन हो ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और अब अगले सीन में हम लोग को एक कैसल दिखाया जाता है, जहां पर अब हम लोग को एक लड़की को भी दिखाया जाता है। एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है, जहां पर हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो किस कॉफिन को उठाकर डाजा को अपने साथ लेकर जा रही होती है। पर अब वो कैट गर्ल काफी थक जाती है और अब वो डाजा से कहने लगती है कि खुद ब खुद चलो ना। पर अब डाजा से कोई भी जवाब नहीं आ रहा होता है, जो देखकर उसे लगने लगता है कि कहीं डाजा मर तो नहीं गया। तो प्रीस्टेस अब अपनी पावर को यूज करती है और अब वो कहती है नहीं, डाजा अब आराम से सो रहा है और वैसे भी कैसल आने वाला है, हमें बस थोड़ा ही दूर चलना है।
वहीं पर अब डाजा को ही दिखाया जा रहा होता है, जो कि अब मन में सोच रहा होता है कि मैं 7 चांद के साथ जैसे ही मिलूंगा मैं उसके साथ मर जाऊंगा। और अब जैसे ही डाजा उस कॉफिन से बाहर आते हैं, वो देखता है कि वो लोग तो अब शहर में पहुंच चुके हैं। डाजा अब आसपास की चीजों को देखकर यकीन करने लगता है कि ये तो सही में एक दूसरी दुनिया है। इसके बाद वो लोग अब तय करते हैं कि वो लोग कैसल में सीधा किंग से मिलने के लिए जाएंगे। और अब अगले सीन में वो लोग किंग के पास आते हैं और किंग का नाम है थॉमस और उनकी बेटी यानी कि प्रिंसेस का नाम है शार्लट। किंग अब उन लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम लोग इतनी लंबी यात्रा की वजह से काफी थक गए होंगे ना, तो आज रात तुम लोग कैसल के बैड चैम्बर्स में रुक सकते हो। ये सुनकर दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश रहती हैं और अब वो किंग का शुक्रिया करती है। अब किंग कहने लगते हैं कि लेकिन अगली बार मुझे ट्रैवलर्स की कहानी सुनने में काफी मजा आता है। तब डाजा से कहने लगते हैं कि क्या तुम अपनी जर्नी की यादें मेरे साथ शेयर करना चाहोगे। ये सुनकर डाजा कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुम्हें सिखाऊं कि आखिर कॉफिन में सोने में कितना मजा आता है। ये सुनकर किंग डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या ये मुझे धमका रहा है, किंग का ध्यान भटकाने के लिए। अब प्रीस्टेस किंग से कहने लगती है कि आपकी बेटी काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिस पर किंग भी कहते हैं हाँ, प्रिंसेस की काफी जल्द शादी भी होने वाली है। वैसे तुम लोग यहां पर हो तो मैं तुम लोग की एक सलाह लेना चाहूंगा। ऐसा बोलने के बाद किंग अब वहां पर 2 लोगों को बुलाते हैं। एक में से एक इंसान का नाम होता है गोमेश, जो कि एक वैलिड वॉरियर हैं। दूसरे इंसान का नाम है ओह-टू, जो कि वॉन्डरिंग मिस्ट्रल ऑफ लव हैं। लेकिन अब किंग कहने लगते हैं कि डेमन लॉर्ड की गतिविधियों की वजह से जो मॉइस्चर्स हैं, उनकी गतिविधि और ज्यादा बढ़ चुकी है, पर अब जो मैं हूं वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूं। मैं सारी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता हूं, तो इसलिए मैंने तय किया है कि इन दोनों में से कोई शार्लेट का हस्बैंड बनेगा और वही अगला किंग भी बनेगा। पर दिक्कत यह है कि शार्लेट ने अभी तक अपने लिए कोई भी हस्बैंड नहीं चुना है। इसलिए ट्रैवलर्स, मैं तुम लोगों से तुम्हारी सलाह पूछना चाहूंगा कि गोमेश दी फाइटर या फिर ओ-टू दी लवर, इनमें से कौन किंग बनना चाहिए। जानिए, इन दोनों में से मेरी बेटी के लिए सबसे परफेक्ट हस्बैंड कौन रहेगा। ये सुनकर डाजा अब उनसे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, तुम्हारी बेटी का फ्यूचर इन क्रिटिकल चॉइसेस के ऊपर निर्भर है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल तुम्हें ऐसे अहरे गहरे एडवेंचर से पूछने चाहिए। तुम बेकार किंग हो, तुम तो किंग बनने के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर डाजा को लगता है कि इस दुनिया में जीने का मेरा कोई भी हक नहीं है और ना ही मैं इस दुनिया में जीने के लायक हूं, इसलिए मैं तो कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वह वहां से जाने लगता है। वहीं पर अब वो दोनों लड़कियां किंग से कहने लगती हैं कि डाजा को माफ कर दो, दूसरी दुनिया से आया तो उसे कुछ भी नहीं पता है। तो अब किंग कहते हैं कोई बात नहीं, वो दूसरी दुनिया से आया तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मैंने तुम लोगों को माफ किया। वहीं पर अब प्रिंसेस शार्लेट को दिखाया जाता है, जो कि अब डाजा को वहां से जाता हुआ देख रही होती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है, जहां पर डाजा तो अब सो ही नहीं पा रहा होता है, तो ये प्रीस्टेस भी उठ जाती है और अब उसे कहती है कि क्या तुम सो नहीं पा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं कभी भी जिंदगी में आराम से नहीं सोया हूं। ये सुनने के बाद प्रीस्टेस अब थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और अब वो डाजा से पूछती है कि ये सच्चान कौन है। तभी अचानक से प्रीस्टेस को पूंछ दिखाई देती है और अब वो कंबल उठाकर देखती है और देखती है कि वो कैट गर्ल तो डाजा के पैरों पर सो रही थी, जो देखकर वो गुस्सा हो जाती है और वो उसके पेट में तकिया मार देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है किस तरीके से यहां सोते हुए। तो वो कैट गर्ल उससे कहने लगती है कि मुझे ठंड लग रही थी तो मैं यहां पर सो गई। हम लोग अब देखते हैं कि वह दोनों इसी तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डाजा अब वहां से बाहर चला जाता है। वो अब जैसे थोड़ा आगे आते हैं, वो देखता है कि हाँ, तो प्रिंसेस शार्लेट खड़ी थी, जो कि अब वहां पर लेक को देख रही थी। प्रिंसेस अब कहने लगती है कि मैं इस खूबसूरत लेक को देख रही हूं, जिस पर डाजा भी कहते हैं हाँ, ये तो काफी खूबसूरत है, मन कर रहा है कि मैं इसी के अंदर डूब जाऊं। ये सुनकर प्रिंसेस डर जाती है और अब उसे कहती है क्या तुम इतनी परेशानी में हो क्या कि तुम अपने आप को ही मारना चाहते हो। तो डाजा कहता है कि
मेरे से ज्यादा तो तुम परेशान लग रही हो। ये सुनकर प्रिंसेस अब चुप हो जाती है और वो कहती है कि मैं गोमेश और ओह टू के बीच में किसी को भी नहीं चुन पा रही हूं। मिस्टर गोमेश को इस कैसल में आए काफी ज्यादा समय हो गया है और पहले से ही वो हमारे सोल्जर्स में से काफी ज्यादा भरोसेमंद भी है। मेरे डैड को भी उसकी ताकत में पूरी तरीके से भरोसा है, तो इसलिए शायद से मुझे उसे चुनना चाहिए। पर जो ओह टू है वो मेरा बचपन का दोस्त है। जब भी मैं उदास होती हूं तो वो मेरे लिए गानों को लिखता है और आकर उन्हें गाता है। मेरे लिए मुझे अब क्या करना चाहिए? ये सुनकर डाजा अब उससे कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी मेरे तरीके की नहीं हो। तुम काफी दयालु लड़की हो जिसे अपने फादर की काफी ज्यादा चिंता है। जो मेरी जिंदगी है उसमें काफी ज्यादा परेशानियां हैं। मैंने काफी बार मरने की कोशिश करी है, जिससे कि मेरे फादर और फैमिली को काफी ज्यादा परेशानियां हुई हैं। सबके बावजूद भी मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है कि आखिर मुझे किस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, और ना ही मैंने किसी की बात मानी है। उसी तरीके से तुम्हें भी तय करना चाहिए तुम्हारे खुद के लिए कि आखिरकार तुम क्या करोगी। आखिर तुम सही में क्या चाहती हो? अपने आप से ही यह सवाल पूछो। ऐसा बोलकर डाजा वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किंग ने वापस शार्लेट को बुलाया है और अब वो कह रहे होते हैं कि शार्लेट ने तय कर लिया है कि फाइनली वो किससे शादी करेगी। जैसे सुनकर प्रीस्टेस कहती है कि अगर किंगडम की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि प्रिंसेस मिस्टर गोमेश से ही शादी करेगी। वहीं कैट गर्ल कहती है कि मुझे तो लगता है कि जो ओह टू है वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके बाद किंग अब प्रिंसेस शार्लेट से कहने लगते हैं कि तुम जिसे अपना हस्बैंड मानती हो उसके सामने खड़ी हो जाओ। तो शार्लेट भी अब नीचे आती है और वो कहती है कि मैंने अपने आप से ही खुद से काफी बार पूछा कि आखिर मुझे क्या चाहिए, और फाइनली मैंने अपना डिसीजन ले लिया। और डांजा का हाथ पकड़ के कहती है कि मैंने तय किया है कि मैं इस पर्सन के साथ जाकर मरूंगी। ये बात सुनने के बाद अब सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये प्रिंसेस क्या कह रही है। वहीं पर इस बात का तो प्रीस्ट को काफी बड़ा सदमा लगता है। वो तो बेहोश होकर ही नीचे गिर जाती है। इसके बाद शार्लेट डाजा से कहती है कि तुमसे रात भर बात करने के बाद मैंने बहुत सोचा। अब मुझे यह बात समझ आई कि जब भी मैं दुखी होती हूं तो ओह टू मेरे लिए गीत लिखता है और वह मेरे लिए उन्हें गाता है। जब मैंने गौर से सोचा तब मैंने पाया कि वह तब भी आता है जब मैं दुखी नहीं होती हूं। वह रात में भी आके हमारे सामने गाने बजा रहा था। इससे पता लगता है कि वह अपने गाने सिर्फ हम लोगों को सुनाना चाहता है ना, कि वह मेरा मूड ठीक करना चाहता था। और रही बात मिस्टर गोमेश की, मैं उससे भी शादी नहीं कर सकती हूं क्योंकि उसमें से बदबू आती है। यह सुनकर गोमेश भी काफी हैरान हो जाता है। किंग अब शार्लेट से कहने लगते हैं कि बेवकूफ मत बनो, अपने लिए एक हस्बैंड चुनो। तो शार्लेट उनसे कहती है कि आप ही बेवकूफ हो, आप बिना मेरे राय जाने मेरी शादी करना चाहती हैं। आप मेरी शादी किसी से भी कैसे करवा सकते हो? मैं तो शादी भी नहीं करूंगी। कोई भी मेरी भावनाओं को समझता ही नहीं है। लेकिन यह इकलौता पर्सन यानी कि डाजा ने मेरी भावनाओं को समझा। वह अब आपसे कहने लगती है कि तुम भी एक ऐसे इकलौते पर्सन हो जिसने मेरे ओपिनियन पूछे और उनकी इज्जत करी। डाजा कहता है, ओ ऐसी बात है, इसलिए तुमने तय किया है कि तुम शादी नहीं करोगी और मेरे साथ तुम मरोगी। तभी यहां से हम लोग गोमेश को देखते हैं जो कि अपना हेलमेट बाहर निकाल लेते हैं और वो डाजा से कहते हैं, क्या तुमने कहा कि मेरे में से बदबू आती है? वह काफी गुस्से में आता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। वह दरअसल एक बुल मॉन्स्टर है और वह सीधे डेमन लॉर्ड का ही सेवक है। वह कह रहा होता है कि मैं इस किंगडम को पाना चाहता था, इसका किंग बन के, और फिर इस किंगडम को डेमन लॉर्ड को भेंट करने वाला था, पर मुझे लगा नहीं था कि प्रिंसेस मेरी असलियत को पहचान लेगी। यह सुनकर डाजा प्रिंसेस से कहने लगते हैं, क्या तुमने इसकी असली पहचान को पहचान लिया था? जिस पर वो कहती है, नहीं तो मैंने तो बस इतना ही कहा था कि इसमें से स्मेल आती है। यह सुनकर गोमेश अब गुस्सा होता है और कहता है कि चाहे अब कुछ भी हो, मुझे यह सिंहासन नहीं चाहिए, मैं बस तुम सभी लोगों को मार दूंगा। यह सब कुछ देखने के बाद वो कैट गर्ल जाकर प्रीस्टेस को उठाने की कोशिश करती है और कहती है कि यह सोने का समय नहीं है, उठ जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि गोमेश को रोकने के लिए अब वहां पर काफी सारे सोल्जर्स आते हैं। गोमेश उन सभी को काफी आराम से हरा देते हैं
और वो कुछ पत्थर को भी टक्कर मारते हैं। वो पत्थर वो भी टक्कर मारता है। वो पत्थर उड़कर प्रेशस को लगने वाले होते हैं, लेकिन वो कैट गर्ल जाकर जल्दी से प्रेशस को बचा लेती है। वो कैट गर्ल अब गुस्से में भी आ जाती है और अब वो गोमेश को जाकर सीधा लात मारती है और कहती है, जरा ध्यान से देखो। वह उसे कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें खेलना है तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ऐसा बोलने के बाद कैट गर्ल तैयार हो जाती है। ये देखने के बाद O2 कैट गर्ल से कहते हैं कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। वहीं डाजा O2 का लेवल देखकर कहती है कि तुम्हारा लेवल तो काफी ज्यादा है। O2 अब गाना गाकर उस कैट गर्ल को एक बफ स्किल दे रहा होता है, पर डाजा से तो कुछ भी नहीं हो रहा होता है। ये देखकर वो कैट गर्ल कहती है कि तुम्हारा ये गाना तो बिल्कुल बेकार है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि गोमेश अब उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अब वो लड़की भी उसके अटैक को डॉज करके सीधा उसके ऊपर लात मारती है, जिसके बाद उसके ऊपर काफी जोर से घूंसा मारती है। लेकिन गोमेश गुस्से में आ जाता है और अब उसके ऊपर अपने सींगों से हमला कर देता है। यह देखकर अब वो कैट गर्ल थोड़ा सा पीछे हो जाती है, क्योंकि अब उसके सर पर थोड़ा सा चोट भी लग चुकी है। वह कह रही होती है कि इस बंदे के तो सींग काफी ज्यादा हार्ड और नुकीले हैं। इसके बाद गोमेश अब कैट गर्ल से कहने लगता है कि ये जो मेरे लोहे के सींग हैं, ये तो मैं चकनाचूर कर देंगे, क्योंकि अगले हमले में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। वो यह बात बोल ही रहा होता है, तभी डाजा कहता है कि रोकने के लिए माफी देना, पर क्या तुम पहले मुझे और प्रिंसेस को मार सकते हो? क्योंकि हम दोनों मरना चाहते हैं, तो क्या तुम कमाल के सींगों से हम लोगों को मार दोगे? शार्लेट छूट चुकी है और अब उसकी पहली इच्छा है कि वो मेरे साथ मरना चाहती है, तो क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? यह सुनकर किंग और प्रीस्टेस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब डाजा से कहने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो हमारे? पर वो गोमेश हंसने लगता है और अब वो डाजा से कहते हैं, ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्ही लोगों को मारूंगा और फिर उसके बाद मैं किंग को मारूंगा और फिर उसके बाद मैं इस किंगडम में तबाही मचाकर सभी लोगों को मार दूंगा। अच्छा आइडिया है ना? जिस पर डाजा कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है तुम करो, क्योंकि हम लोग जब मर जाएंगे तो हम लोगों को तो इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर प्रिंसेस अब बहुत डर जाती है, तो डांजा अब उसका हाथ उठाता है और जोर से पकड़ के कहता है कि अब हम दोनों की विश पूरी हो जाएगी। प्रिंसेस भी अब बहुत ज्यादा डरने लगती हैं, तो अब गोमेश उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अब मरोगे। उन्हें बचाने के लिए किंग और वो कैट गर्ल आके दौड़ भागते हैं, पर वो समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। गोमेश अब उन लोगों को हिट करने वाला होता है, पर तभी ये प्रिंसेस शार्लेट सोचती है कि नहीं, मैं नहीं मरना चाहती हूं। वह अब कहती है कि मैं नहीं मर सकती हूं, मैं जीना चाहती हूं और मैं इस किंगडम के लोगों को बचाना चाहती हूं। ये सुनकर डाजा खुश होते हैं और अब उसे कहते हैं, तो ये है वो चीज जो कि तुम सही में चाहती हो। तुम सही में काफी दयालु हो, मुझे पता था। ऐसा बोलने के बाद डाजा उसे धक्का मार देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी पार्टनर नहीं बन सकती हो, तुम मेरे साथ मरने के लायक नहीं हो। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं कि जो गोमेश होता है वो अब डाजा को हिट करने वाला होता है, जिसे प्रीस्टेस रोकने की कोशिश कर रही होती है। बट तभी प्रीस्टेस वहां पर आ जाती है। वो अब अपनी पावर को यूज करके डाजा के सामने एक बैरियर लगा देती है और अब वो डाजा से कहने लगती हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हम लोग अब देखते हैं कि बैरियर इतना ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके वजह से गोमेश के जो सींग होते हैं वही टूट जाती है। ये देखकर वो कैट गर्ल भी अब उसकी तारीफ करती है और अब वो सीधा जाकर गोमेश के ऊपर काफी जोर से हमला करती है, जिसके चलते जो गोमेश होता है वो वहां की कैसल की दीवारों को तोड़ता हुआ सीधा पानी के अंदर जाकर गिर जाता है। ये सब कुछ होने के बाद वो जो कैट गर्ल होती है वो अब प्रीस्टेस से कहती है कि तुमने मुझे बचाया, इसके लिए शुक्रिया। तो प्रीस्टेस भी अब बस ये कहती है, नहीं, तुमने मुझे बचाया। ये सब कुछ देखकर वहां पर O2 आ जाता है और अब वो गाना बजाने लगता है। तो फिर अब हम लोग को किंग को दिखाया जाता है, जो किसी से शार्लेट के पास आते हैं और अब वो उससे माफी मांगने लगते हैं और अब वो उससे कहते हैं, माफ कर दो, मैं तुम्हारी भावनाओं को बिना जाने कदम उठा रहा था। मैं राजा बनने के लिए सही में लायक नहीं हूं और ना ही मैं तुम्हारा फादर बनने के लायक हूं।
मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज अपने इस बेवकूफ फादर को माफ कर दो। तो अब शार्लेट भी अब अपने फादर को माफ कर देती है और कहती है कि आज से हम लोग आपस में बात करेंगे और आगे से हम लोग हमारी और किंगडम की बातें करेंगे। तो किंग भी अब उससे खुश होते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों आपस में गले लगाते हैं और अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर अब डाजा तो थोड़ा सा दुखी रहता है। वो कहते हैं कि मैं तो मरने में फिर से फेल हो गया। और हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि अब आके रिपोर्ट देता है कि साउथ के गेट पर मॉन्स्टर्स दिखे हैं, जिस पर शार्लेट कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से रॉयल गार्ड्स को वहां पर भेजो, उन सभी लोगों को खत्म करने के लिए, वह भी अभी के अभी। हम लोग किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे तुम सभी लोगों पर भरोसा है। जिस पर सभी लोग भी कहते हैं हाँ हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे आप कह रही हो। हम लोग को पता चलता है कि वो जो शार्लेट है वो अब क्वीन बन चुकी है। दूसरी तरफ अब उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि अब डाजा को खींच कर लेकर जा रही होती है। वो कैट गर्ल कह रही होती है कि शार्लेट ने तो 16 साल की उम्र में ही इतना बोल्ड डिसीजन ले लिया कि वो क्वीन बन गई, क्या वो ठीक रहेगी? जिस पर प्रीस्टेस उसे कहती है कि वो डिसीजन उसने खुद ही लिया है, तो हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी मरती हुई लड़कियां काफी खूबसूरत होती हैं, पर वो लड़कियां भी काफी खूबसूरत होती हैं जो कि अपने खुद के पैरों पर खड़िड्ढी होती है। यह सुनकर कैट गर्ल उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपने खुद के पैरों पर कब खड़े होकर चलोगे, क्योंकि हम लोग थक गए हैं। वहीं पर डाजा उन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देता है और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग को एनेट को दिखाया जाता है जिसकी अब काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। वहीं पर अब एक लेडी डीएच की उसका ख्याल रख रही होती है। वहीं पर एनेट अब उस लड़की से कहती है कि मेरी चिंता मत करो, उस बंदे को हील करो। यहां पर एनेट डाजा की बात कर रही होती है क्योंकि डाजा को काफी चोट लग चुकी है। वो देखकर वो लड्डेज की अपने सभी साथियों से कहती है कि जितने भी हीलिंग पोर्शन है जल्दी से लेकर आओ और जितने पोर्शन है उसे लेकर आओ, क्योंकि हम लोगों को इस बंदे को बचाना ही। एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं कि एनेट डांजा को अब काफी ज्यादा देर तक खींच रहे होते हैं और अब उन्हें भूख लगने लगती है। तो वो लोग अब थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, जहां पर वह डांजा से कहती है कि ये ब्रेड खा लो, जिस पर डांजा कहते हैं कि मुझे तो बोल्ड टोफू खाना है। इस बात को एनेट नोट कर लेती है और कहती है कि जब हम लोग अगले टाउन में जाएंगे तब हम लोग बोल्ड टोफू को ढूंढेंगे। तब टामा उससे पूछने लगती है कि मेरा होम टाउन कितनी दूर बाद आएगा। तो एनेट उससे कहती है कि तुम्हारे होम टाउन का नाम गुरु है ना, हम लोग वहां पे कुछ दिन के अंदर पहुंच जाएंगे, पर प्लीज उससे पहले हमें टेम्पल में जाने देना। तो टामा कहती है ठीक है, पर क्यों? जिस पर जो दूसरी दुनिया से आते हैं वो हमारी दुनिया के 4 टेम्पल में से एक में आते हैं, और वैसे वो लोग डेमन लॉर्ड से लड़ने के लिए चले जाते हैं। पर जो डांजा है वो डेमन लॉर्ड को मारना नहीं चाहता है, बल्कि उसका कोर्स सच्चान से मिलना है। इसलिए हम लोग बाकी टेम्पल्स में जाएंगे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, जिससे सच्चान हम लोगों को वहां पर मिल जाए। ये सुनकर टामा कहती है कि इसका मतलब हम लोग अगर अनलकी हुए तो हमें पूरा दुनिया ट्रैवल करना पड़ेगा। तो एनेट कहती हाँ, कोई दिक्कत है क्या? इस बार टामा कहती है कि ये बात काफी ज्यादा क्रेजी है। तो एनेट अब उसे कहने लगती है कि सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती हूं कि डांजा इस डेमन लॉर्ड से लड़े, मैं नहीं चाहती हूं कि डांजा खतरे में आए। वो सुनकर टामा अब उसे कहती है कि तुम डांजा से काफी ज्यादा प्यार करती हो, है ना? तो अब एनेट भी शर्मा जाती है और अब वो कहती है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपनी जॉब पर गिव अप करने वाली थी, पर डांजा ने मुझे एक लाइट दिखाई, उसने मुझे होप दी, तो अब मेरी बारी है उसकी मदद करने की। वो सुनकर टामा कहती है कि अगर डांजा चला गया तो तुम क्या करोगी? तो अब एनेट थोड़ी दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं भी वो चीज जानना चाहती हूं। तो अब टामा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, लेकिन तभी तक जब तक मैं अपने होम टाउन में नहीं पहुंच जाती। तो अब एनेट उसका शुक्रिया करती है। इसके बाद अब टामा उसे कहने लगती है कि तुम्हें टेम्पल में आने की अनुमति होगी क्योंकि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है। जिस पर वो उसे कहती है कि चिंता मत करो, टेम्पल की जो हेड प्रीस्ट है वो मेरी दोस्त है, और वैसे ही मैंने अपनी जो नोटिस देकर छोड़ी है, मेरा रेसिग्नेशन लेटर मेरा फैमिलियर डिलीवर करने गया ही है। तब अचानक से वहां पर एक क्रिएचर आ जाता है, जो देखकर टामा उससे कहती है कि क्या ये वही फैमिलियर है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? फैमिलियर अब डांजा को काट रहा होता है, जो देखकर वो लोग डर जाते हैं। वहीं पर अब एनेट अपने फैमिलियर से कहने लगती है कि
हमेशा तुम ऐसी गड़बड़ी क्यों करते हो? वो उसे कहती है कि तुमने मेरा रेसिग्नेशन लेटर डिलीवर कर दिया ना। ये सुनकर वो फैमिलियर अपने मुंह से उसी के रेसिग्नेशन लेटर को बाहर निकाल देता है, जो देखकर एनेट समझ जाती है कि उसकी फैमिलियर ने अभी तक उसका रेसिग्नेशन लेटर डिलीवर नहीं किया। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तो तुम यहां पर क्यों आए हो? जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि वो फैमिलियर है अब डांजा के पास चले जाता है। उसे देखकर डांजा कहते हैं तो तुम्हारे मास्टर है, तुम्हें अबैंडन कर दिया है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पाल रहा हूं, तुम्हारा नाम आपसे मेलोस है। ये सुनकर मेलोस काफी ज्यादा खुश होता है, जो देखकर टामा अब उसे कहने लगती है कि लगता है कि डांजा को मेलोस पसंद करने लगा है, जो सीधा अब एनेट को दिखाया जाता है, जो कि गॉड से माफी मांग रही होती है और अब वो कह रही होती है कि मैंने अपनी जॉब को बिना नोटिस के छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो दैवीय। अचानक से जो मेलोस होता है वो अब अचानक से डर जाता है और अब वो वहां से भाग जाता है, जो देखकर सभी कंफ्यूज हो जाती है कि वो डर के कहां भाग गया। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि अब उन लोगों के सामने एक ड्रैगन आ जाता है। उस ड्रैगन को देखकर टामा और एनेट काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो ड्रैगन है जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है, आखिर ये यहां क्या कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन अब दहाड़कर उनको काफी ज्यादा डराने लगता है, तो उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है। पर तभी अचानक से वहां पे एक लड़की आती है जो कि उस ड्रैगन से कहती है रुक जाओ। इसके बाद अब वो ड्रैगन भी रुक जाता है। वहीं पर अब वो लड़की जाकर उस ड्रैगन को सहलाने लगती है। वो लड़की अब उस ड्रैगन से कुछ कुछ कहने लगती है, जो देखकर टामा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस लड़की ने तो उस ड्रैगन को टेम कर लिया, आखिर ये लड़की कौन है? ये सुनकर वो लड़की अब उनसे कहती है कि इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर हैं, तुम लोग को यहां से जल्दी चले जाना चाहिए, लगता है तुम्हारा एक मेंबर ऑलरेडी घायल है। ये सुनकर अब डांजा बाहर आ जाता है और अब वो कहते हैं कि क्या खाने का समय हो गया है। डांजा के इस बिहेवियर के लिए वो लोग अब उस लड़की से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि माफ करना, ये थोड़ा दूसरी दुनिया से आया तो उसे यहाँ की चीजें नहीं पता है। वो लड़की अब जैसे सुनती है कि ये दूसरी दुनिया से आया है, वो लड़की अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वो कहती है कि मैं इसे मार दूंगी। वो अब अपने कपड़ों को भी उतार लेती हैं और वो कहती हैं कि मैं सारे दूसरी दुनिया के लोगों को मार दूंगी। उसके लिए तो अब पावर भी लीक होने लगती है, जो देखकर सभी लोग डर जाती हैं। इसके बाद अब वो लड़की उन पर हमला भी कर देती है। ये देख एनेट अब अपनी पावर को यूज करके वहां पर एक बैरियर लगा देती है बचने के लिए। पर अब उस लड़की का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि एनेट के बैरियर को भी तोड़ देता है। इस वजह से सब लोग अब घायल हो जाते हैं। एनेट कहती हैं कि इस लड़की का मैजिक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की वापस से सामने आने लगती है, जो देखकर एनेट कहती है कि हम लोग को कुछ भी हो जाए डांजा को बचाकर रहना है। तभी अब वो लड़की किसी ग्रेविटेशनल पावर को यूज करती है, जिसकी वजह से टामा और एनेट हिल भी नहीं पा रही होती है। लड़की के गले पर एक मार्क दिखाई देता है, जो देखकर एनेट कहती है कि ये तो रैपफुल डेमन लॉर्ड है। हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अब उन लोग के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म करने वाली होती है। पर तभी डांजा अब उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हारे इस डेंजरस बिहेवियर को बंद करो, तुम इन दोनों लड़कियों को परेशान मत करो। ऐसे बोलने के बाद डांजा अब उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं, ये लोग नहीं। तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, मैं कभी भी मरने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर वो लड़की ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की डांजा के अंदर अपना हाथ डाल देती है, जिसके वजह से डांजा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वह नीचे भी गिर जाता है और उसका तो खून भी निकलने लगती है। इसके बाद वो लड़की उन लोगों को बताने लगती है कि ऐसा बोलने के बाद वो वहां से जा रही होती है। एनेट डांजा को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग काफी थकान के मारे नीचे ही गिर जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डांजा अब अचानक से खड़ा हो जाता है और अब उस लड़की से कहते हैं कि तुमने मुझे स्टैब किया। देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर एक पावरफुल हेट्रेड है। एक बार मैं भी किसी को स्टैब करना चाहता था, मैंने तो उस पर्सन को धमकी वाले लेटर भी भेजे थे। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और अब उससे कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तो डांजा अब उससे कहते हैं कि उस समय हेट्रेड की वजह से मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था, तुम्हारे साथ भी अभी वैसे ही हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद डांजा अब अपने हाथ को उसके गाल पर रख रहा होता है।
वो अब उससे कहते हैं कि तुम्हारी आंखें काफी दुख भरी लग रही हैं। क्या तुम मुझे बताओगी कि ऐसा क्यों है? ये सुनकर वो लड़की अब काफी ज्यादा डर जाती है और अब अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से चली जाती है। वह सोचने भी लगती है कि आखिर क्या है। जिसके बाद अब वापस से डांजा को दिखाया जाता है, जो कि अब काफी घायल है और अब वो जमीन पर लेटा हुआ है। हम लोग को पता चलता है कि मेलोस ने इन सारी चीजों को देख लिया है और अब उन तीनों को लेकर सीधा चर्च में आ जाता है। और उस चर्च की जो हेड प्रीस्ट होती है, हम लोग को पता चलता है कि वो एनेट को पहचान लेती है। हेड प्रीस्ट कहती है कि तुम बच जाओगी।